की स्थिति दयनीय है। फिर एक जन जागरण अभियान हमने चलाया गांव-गांव में, जो नदी के किनारे जो गांव, वहां पर लोगों को एकजुट करना, उनको नदी की महत्ता, जल की महत्ता बताना, पर्यावरण और पेड़ों वृक्ष लगाने की बात करना, और उसके साथ साथ शासन प्रशासन को भी सचेत करना, उनको जो हमारी समस्याएं हैं उनको वहां तक अवगत कराना। आपने एक जिक्र किया शासन प्रशासन का, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो मौजूदा स्थिति अरपा की है उसको देख के अगर आंसू ना आए तो ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी। पूर्ववर्ती सरकार ने एक गाना, या जिसको कह दिया जाए राजकीय गीत भी बना दिया, क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ शासन का एक अपना काम होता है, वह काम वो कर रहे हैं। लेकिन आज भी उद्गम जो है वो जस की तस है। बाकी भी बहुत सारी बजट पूर्वज सरकारों ने अरपा को लेकर शुरू तो जरूर किया, लेकिन अरपा नदी जस की तस है। जो सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं वो जरूर काम हो रहा है। अरपा नदी जस के तस है। इच्छा शक्ति की कमी लगती थी? जी हाँ, निश्चित तौर पर शासन प्रशासन और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ कहना चाहिए, वो पंगु हैं, और जो काम करना चाहिए उस पर काम उन लोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस काम से उनको लाभ हो रहा है वो काम जरूर कर रहे हैं। ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है सोमनाथ यादव जी। देखिए, प्रथमेश मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ, उनसे हम समझने की जरा ये भी कोशिश कर लेते हैं। आपने जिक्र किया कहीं ना कहीं जो दुनिया है ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रही है, भारत में ये विषय आपको लगता है प्रथमेश जी कहीं ना कहीं अछूता है, जागरूकता की कमी है, और जो नौजवान है वो अगर देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से आपको कितने जागरूक लगते हैं? बात नौजवानों की है, आने वाली पीढ़ी की है, तो मैं बहुत आशान्वित हूँ। लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे, हम जब बचपन में पढ़ते थे हमको इन्वायरमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, और आज छोटे छोटे बच्चे और जो बड़े युवा हैं वो सब बहुत जागरूक हैं, समझ रहे हैं। ज़रूरत तो है बस पॉलिसी मेकिंग की और हमारे लीडर्स की इस दिशा में काम करने की। मैं अरपा की बात करूं तो खाली अरपा नहीं, हमारे देश में सभी नदियों का यही हाल है। ये हमारे विकास की भेंट चढ़ रही हैं। विकास की भेंट चढ़ने का मतलब ये है कि जो रेत खनन है, खाली अरपा का नहीं हो रहा, महानदी का भी हो रहा है, शिवनाथ का भी, दूसरी नदियां भी प्रदेश की, देश की। तो इसके ऊपर मैं आपके मंच से बात पहुंचाना चाहूँगा दूर तक कि इसके ऊपर काम होना चाहिए कि पॉलिसी में चेंजेस आए और अल्टरनेट जो उपयोग हैं, आप कंस्ट्रक्शन नहीं रोक सकते, विकास को नहीं रोक सकते, पर जो नदियों का खनन हो रहा है रेत के लिए, उसके बदले हम क्या अल्टरनेट चीज़ें यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उनको करें जिससे कि खनन पे अपने आप रोक लगे। आप बंदिश लगा देंगे तो बंद नहीं होने वाला, चोरी होगी, है ना। तो जिस प्रकार से शराबबंदी से शराब बंद नहीं होती, उसी प्रकार से रेत बंद करने से, खनन बंद करने से रेत निकलना बंद नहीं होगी। हमारे बिलासपुर के पास में एनटीपीसी है, उसमें रिसर्च विंग ने बहुत काम किया है, आर्टिफिशियल सैंड के ऊपर काम किया है। आर्टिफिशियल सैंड आज उपलब्ध है, बन रही है। जरूरत है कि सरकार को इन चीज़ों को उपयोग में लाने की पॉलिसी बनाने की। आज आप देखिए कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है आज सभी जगह उपयोग हो रही है, क्योंकि पॉलिसी बनी और स्ट्रिक्ट हुए। आज मड ब्रिक्स का उपयोग बंद हो गया है लगभग इस क्षेत्र में। लेकिन यहाँ कोरबा में राखड़ फेंक दी जा रही है, जमीन अधिकृत हो जा रही है, कभी नदियों में, नालों में, तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज मौजूदा स्थिति ये सारे सूख गए हैं। जहां जमीन हथियानी होती है वह राखड़ फेंक दी जाती है। इसको लेकर भी कुछ कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा सुझाव है? देखिए, जो राखड़ वाली बात है, फ्लाई ऐश, ये हमारा जो हम ये सब लाइट देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, जो जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उतना उसके पीछे का कचरा है, वो जो कोयला जलने के बाद राख बची हुई है उसका कचरा है। तो हमको, अगर हम एक बल्ब बंद करेंगे तो आप समझ जाइए आपने 4 किलो राख फेंकने से बचाई। इस प्रकार से हम अगर ऊर्जा का समुचित और बहुत सीमित उपयोग करें, जरूरी उपयोग करें, उस प्रकार से हम राख, और जो निकल रही है उसका हम बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसा मैंने कहा कि आर्टिफिशियल सैंड में या फिलिंग एरिया में, एक मकान बनाने में अगर 50 ट्रक रेत लगती है तो उसमें से 25 ट्रक रेत जो है 30 ट्रक रेत भरने में लगती है। तो हम रेत को क्यों उपयोग करें, उसकी जगह हम फ्लाई ऐश उपयोग कर सकते हैं, मलबा उपयोग कर सकते हैं, दूसरी चीजें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सुझाव अच्छा। एक सवाल है, हसदेव की चर्चा छत्तीसगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से देश और देश के बाद विदेशों में पहुंच गई। बिल्कुल। मौजूदा स्थिति उसकी क्या है और इसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि आज भी ग्रामीण जंगलों में डटे हुए हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा।
निष्कर्ष निकलना चाहिए। और सीधी सी बात है कि हसदेव में अगर बात करें तो जितना कोयला है वो सिर्फ 2% कोयला है जो जरूरत का है पूरे जगहों पर। उस 2% कोयले के को हम रिजर्व में रख दें, जंगलों को ना काटें, इन जगहों से कोयला निकालें जहाँ पर जंगल नहीं है, जहाँ पर कम नुकसान होगा, उन जगहों से पहले निकालें, उसको हम इमरजेंसी के लिए छोड़ दें। क्योंकि वो हमारे जो सेंट्रल इंडिया के जंगल हैं वो फेफड़े हैं, भारत के छत्तीसगढ़ के फेफड़े हैं, और वो मानसून को ब्रेक करते हैं हमारे यहाँ के। अगर वो जंगल कट गए, ख़त्म हो गए, तो हमारे यहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी आ जाएगी। जो एक डैम बना हुआ है हसदेव बांगो डैम, जिससे 4,000 हेक्टेयर 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है, वो खत्म हो जाएगा डैम, वो सूख जाएगा, सिल्ट भर जाएगी उसके अंदर। जंगल कटेंगे तो रेत आएगी, मट्टी आएगी, और डैम जल्दी जिसकी उम्र 100 साल है वो 25 साल में खत्म हो जाएगा डैम हमारा। प्रथमेश जी, आपको लगता है कि जो सरकारें आ रही हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे में आप हसदेव और अरपा की अगर हम बात करते हैं तो इन नदियों के साथ ही जंगल के संरक्षण के लिए, संयोजन के लिए घोषणा पत्रों में कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम्स लानी जरूरी है, तब शायद ध्यान जाएगा इस तरफ। बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग और सरकारों में इस प्रकार के सेंसिटिव संवेदनशील नेताओं की हमें ज़रूरत है कि जो इन्वायरमेंट और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों। इसके साथ सरकारें कोई भी आए, किसी भी पार्टी की आए, इसके लिए जब तक हम जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, जनता जागरूक नहीं होगी, जनता नहीं बोलेगी, तब तक काम नहीं होगा। वो कारपोरेट के ऊपर चलती हैं सरकारें, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता जब तक आगे नहीं आएगी और जनता बोलेगी तो काम होगा। जनता खड़ी हुई है जहां जहां, वहां पे काम हुआ है और बदलाव आया। कोई भी सरकार हो, सब सरकारें सुनती हैं जनता के खड़े होने पर, ये हमने देख चुके हैं। चलिए, श्रेयांश भी हमारे साथ हैं, प्रथमेश जी, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। युवा है, पर्यावरण पर इतना फोकस्ड है। श्रेयांश, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, पर्यावरण की अनदेखी हो रही है, चाहे गंगा की बात हो, दिल्ली की यमुना की बात हो, या फिर बिलासपुर या फिर छत्तीसगढ़ की अरपा और हसदेव की बात हो, अनदेखी कहीं ना कहीं हुई है। इस क्षेत्र में अब और कदम उठाने की किस तरह की जरूरत है सरकार को, या फिर आम जनता को किस तरह से अवेयरनेस, यहाँ पर अवेयर होने की जरूरत है? जागरूकता मेरे ख्याल से उस स्टेज तक है, उस प्लेटफॉर्म तक है कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि वट एवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट, कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि हर कोई अखबार पढ़ता है, अखबार नहीं पढ़ता तो ऑनलाइन मीडिया से कहीं ना कहीं से उनको पता चलता है कि हो क्या रहा है। लेकिन जागरूकता वहां जाके खत्म हो जाती है जब पब्लिक, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक जब अपना ओपिनियन रखना बंद कर दे और अपने ओपिनियन को, अपने भविष्य को भूलते हुए, जो महत्वपूर्ण बातें, उन बातों को भूलते हुए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब पार्टिसिपेट करती है, जब चुनाव में हम जाते हैं और हम वोट डालते हैं, हमारे वोट में वो चीज दिखती नहीं है, पर्यावरण हमारे वोट में मुद्दा नहीं है। और मेरे को लगता है वहां जाके हमारी जो अवेयरनेस है, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर में हम युवाओं को ले या बुजुर्गों को ले या महिलाओं को ले या पुरुषों को ले, सोशल स्ट्रक्चर में वहां जाके वो अवेयरनेस खत्म हो जाती है, और यही गड़बड़ हो रही है मेरे हिसाब से। गड़बड़ हो रही है। एक सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है, जो हसदेव में घट रहा है उसका समाधान क्या नजर आता है? जंगल कट रहे हैं, आदिवासी आज भी डटे हुए हैं, क्या समाधान नजर आता है? कुछ लगता है कुछ रास्ता निकलेगा, वो आदिवासी घर लौटेंगे? अब बात तो यह है कि अगर आप इसका सारा का सारा इसके पीछे के आंकड़े निकालेंगे तो आंकड़े से तो ये समझ में आता है कि भाई यहाँ से जो कोयला निकल रहा है, इस कोयले के निकलने से जो बिजली बन रही है वो बिजली राजस्थान को जा रही है। यहाँ से चूंकि वो निकल रहा है और इतना ट्रांसपोर्टेशन है, उसके कारण 4 से 5 रुपए मेरे ख्याल से प्रति यूनिट बिजली राजस्थान की जनता को, क्योंकि कोयला यहाँ से निकल रहा है, उसके लिए वहां ज्यादा देना पड़ेगा। ये सारे आंकड़े सबको पता है। अगर यहाँ के बजाय किसी, अब आप भूल जाओ हिंदुस्तान का कोई COP 15 में, COP 26, 27, 28 में कहीं भी रिन्यूएबल को लेके कोई कमिटमेंट रहा हो, एक सेकंड के लिए सब भूल जाइए, सब फालतू बातें मान लीजिए। अगर ये सारी बातें भी फालतू हैं, उसके पश्चात भी हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसी जगह हैं जहां से कोयला निकाला जा सकता है, जो राजस्थान के ज्यादा समीप है जियोग्राफिकली।
ट्रांसपोर्टेशन का उतना खर्चा नहीं आने वाला, जियोग्राफिकली समीप है, उसके बाद भी यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है, ये होता है सवाल। ठीक है, आप इसमें 3-4 चीजें आपको क्या लगता है क्या वजह होगी इसकी? एक जो सीधा सीधा वजह जो समझ में आती है और जो हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है वो ये कि यहाँ पे कोयला कम गहराई में लेवल पे एकदम लेवल पे है, और उसके कारण जो खोद के निकालते हैं तो ओवरबर्डन बनाया जाता है। मेरे ख्याल से वो उसका टेक्निकल शब्द है कि आप उसे निकाले, मलबा का ओवरबर्डन बनता है। ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता आपके साथ। ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता, तो ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता, तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है माइन करने का और माइन करके राजस्थान गवर्नमेंट को बेचने का, उसके लिए ऑपरेशनल कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं, उसके लिए खर्चा नहीं होता कोयला निकालना। और ये जो है ये सबसे बड़ा उसका पजल है कि हसदेव ही क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं। तो इसका जो राजनीतिकरण हुआ है वो सिर्फ दिखावा था क्या? ये राजनीति के अपने इंटरेस्ट है। कोई तो वजह होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार केंद्र सरकार पर चली गई, सत्ता बदली, पूर्ववर्ती सरकार ने कह दिया कि हम तो पहले ही कह रहे थे, अब हम समर्थन में आ जाते हैं आदिवासियों के। तो चल क्या रहा था? सवाल तो यही है, क्योंकि आप लंबे समय से देख रहे हैं, आप भी तमाम बार गए, तो वजह क्या थी इसके पीछे कि ये हो क्यों रहा था? सरकारें इस तरीके से क्यों खेल रही थी? सरकारों के ऊपर आरोप तो हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए हसदेव को उपयोग किया राजनीति के लिए, और उसके हमने परिणाम देखे हैं। हम जंगल कटने के परिणाम देख रहे हैं। WII ने कहा है कि अगर इसमें और कटाई हुई जंगलों की तो हाथियों की जो समस्या है छत्तीसगढ़ में वो आपसे संभालते नहीं बनेगी, वो बेतहाशा बढ़ जाएगी। तो इस सब चेतावनी किस तरह की समस्या सर? हाथी, हम्म, छत्तीसगढ़ में हाथियों की समस्या आज कई जिलों में फैल चुकी है, जिसमें कि हसदेव के जंगल और बाकी जंगलों में आए दिन हाथियों के हमले जो इस क्षेत्रों के गांवों में फसलों पे हो रहे हैं। कारण वही है कि जंगलों की कटाई और कोयला की खुदाई के कारण ब्लास्टिंग वगैरह जो होती है और हाथियों के जो एक ट्रैक हैं जाने आने के, वो ट्रैक निश्चित होते हैं, उन जगहों पे माइनिंग शुरू हो गई। लेकिन सरकारों ने कहा है हमने लेमरू रिजर्व बना दिया। आपको याद होगा मोहम्मद अकबर का वो बयान, जब उन्होंने कहा हमने एलिफेंट रिजर्व बना दिया गया, लंबा एरिया उनको दे दिया गया है, उसको लेकर पीठ भी थपथपाई गई। आप बता रहे हैं कि जंगल कट रहे हैं इसलिए आदिवासी शहरों में आ रहे हैं, क्या है वो? वहां पर लेमरू में हाथी रिजर्व बना दिया गया। हाथियों को मालूम है कि आपको वहां जाना है और आपको वहां रहना है, ये संभव है? नहीं है, है ना? तो वो बात नहीं हो सकती। ठीक है, वो धीरे धीरे एक लंबा प्रोसेस है कि जब उनको सुरक्षित जगह मिलेगी और सुरक्षित जगह महसूस होगी तो धीरे धीरे वहां पे कन्फाइंड होंगे वो हाथी। तो ये क्या था, जब हसदेव की चर्चा होती थी तो ये बयान क्यों आता था कि देखिए हमने हाथी रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है, नो गो एरिया घोषित कर दिया है, तो उसको लेकर इतनी ब्रांडिंग क्यों की जा रही थी? ये तो हम सभी समझते हैं राजनीति है, और राजनीति को अपने इंटरेस्ट पे अपने बयानबाजी करनी है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है ना। हाथियों के लिए कोई व्यवस्था है, सिर्फ कागज पे घोषित कर देने से घोषित नहीं हो जाता। सोमनाथ जी, क्या आप भी इससे सहमत है? और साथ ही मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि हरपा और हसदेव और अरपा कैसे हम इससे संरक्षित कर सकते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए अगर सरकारें इस पर काम करती हैं? तो विकास की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। हम कंक्रीटकरण कर रहे हैं, जल को रोकना जरूरी नहीं है, जल तो प्रभावित होते रहे, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। और उनके पास है सब कुछ, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो दे रहे हैं जिस और हमको लाभ हो, यानी हमको मतलब अधिकारी, अफसर और नेताओं को लाभ हो, उस ओर ध्यान दे रहे हैं। आपको नहीं लगता सरकारों के साथ साथ जनता का भी ध्यान यहाँ पे नहीं है? बिल्कुल, जनता के ध्यान है, जनता बहुत जागरूक हुई है और लगातार जनता अपने स्तर पे जो जन आंदोलन या जो जन जागरण अभियान वो कर रहे हैं, लेकिन करना तो उन नेताओं को और उन अफसर को है। आज आप जाकर देख लीजिए, बिलासपुर में ही जो सौंदर्यीकरण के नाम से हरपा नदी के दोनों किनारों को बर्बाद करके रख दिए। आज भी शहर के गंदे पानी उसमें ही गिर रहा। रेत उत्खनन अभी पैसा बताए, पठार बन चुके हैं, उस परत को हटाने की बात हुई, नहीं हटाए। हाँ, जहाँ पर उनके विकास की बात हो रही है व्यक्तिगत, वो जरूर हो रहा है। अच्छा, आपने जिक्र किया था मुझसे, अभी हम बातचीत कर रहे थे कि काफी हम प्रदर्शन भी कर चुके हैं, अभी भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि आता है कि
हम आपकी निश्चित बात तौर सुन पे। लेते हैं और उस पे इस क्षेत्र नहीं, में अब निश्चित काम तौर पे करते हैं। काम भी हुआ है, काम भी हुआ, ऐसा नहीं, हम एकदम से नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। मैं बोला ना कि ज़्यादा उनका फोकस विकास की ओर है, कंक्रीटकरण की ओर है। अरपा नदी और सहायक नदी नालों को बचाना, इस ओर उनका ध्यान कम है, और ये फोकस उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो भी यहीं रहने वाले हैं। तो उनको सोचना पड़ेगा कि किस ओर हमको ध्यान देना है। हमारा काम जन जागरण का है, हम प्रवाह लेकिन करना उस चाहते हैं नदियों जन को। जागरण का रिजल्ट आपको कितना नजर आता है, कितना सुधार हुआ है? हुआ है 40% कह सकते हैं कि हुआ है, लेकिन अभी भी 60% और करने की जरूरत है। 40% का रिजल्ट तो पास माना जाता है फिर। हाँ, पास माना जाता है, लेकिन जो उद्गम स्थल है वो अभी भी वही स्थिति में है, इसलिए मैं उसको 40% कह रहा हूँ। बाकी काम हो रहा है, लेकिन जो हमारी मांग है उसमें भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो शायद इच्छा शक्ति की कमी है। तो सरकार ने, पूर्वज सरकार ने अभी बहुत सारे काम किए थे, करोड़ों रुपए का बजट भी लाया था, और वो हो नहीं पाया, सरकार दूसरी आ गई। आप तो ही ये- से सवाल है, जो ये रिजल्ट जो आंकड़े दिए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नदियों के ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है वो हुआ है कि कंक्रीटीकरण, जो इनने कहा बिल्कुल सही है। डैम बनाए गए हैं, इतनी छोटी सी नदी के ऊपर 8-10 डैम बन चुके हैं, स्टॉप डैम। जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की नदी है, इसमें आप 10 डैम बनाना, मतलब हम मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। नदी को, अरपा को बहने दो, हमारा नारा है। अरपा को बहना चाहिए, और बहने के लिए क्या होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये डैम में जो करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा किए, उसके बदले अगर प्लांटेशन किए होते तो नदी 5 साल में बहने लगती। अगर वो करें, राजेंद्र सिंह जी हमारे देश के जो जल पुरुष हैं, जिन्होंने 7-8-10 नदियों को गांव वालों की सहायता से पुनर्जीवित किया है। आज वो साल भर बहने वाली नदी बन चुकी है। राजस्थान में हम लोग खुद देख कर आए हैं। उन नदियों को, उनसे सलाह लेके काम करने चाहिए। यहाँ ठेकेदारों और अफसरों के, इंजीनियरों से सलाह लेके काम होते हैं, जबकि जो उसके एक्सपर्ट हैं उन लोगों से काम लेना, सलाह लेना चाहिए। नदियों को सलाह सही नहीं ली जा रही। आप कुछ कह रहे थे और आप दोनों सहमत नहीं है इस विषय पे, आपकी क्या राय है? मैं बस वो डैम वाले पॉइंट पे ऐड करना चाह रहा था कि आप मानोगे नहीं, आज स्थिति ऐसी है कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप में कई नदियों में डैम्स रिमूव किए जा रहे हैं सिस्टमैटिकली। तो क्यों? क्योंकि उससे हमेशा ये दिखा कि शॉर्ट टर्म फायदा हुआ डैम से, कि भाई डैम बनाया तो 5 साल 10 साल 15 साल सिंचाई में फायदा हुआ, मगर उसके बाद जो उसका नुकसान दिखना चालू होता है कि भाई जो नदी पेरेनियल थी, यानी साल भर बहने वाली थी, वो सीजनल हो गई। जो मछलियां उस नदी में रहती थी, जिनका माइग्रेशन पूरा नदी के लंबाई में होता था, भाई अंडा यहाँ दे रहे 50 किलोमीटर जाके मर रहे हैं, फिर वापस आ रहे, जो भी हो, ये सारी चीजें खत्म हो गई। और उससे धीरे धीरे फर्क इसमें पड़ा, वाटर लेवल में, एग्रीकल्चर में, कृषि में, उत्पाद में, इंडस्ट्रीज के लिए वाटर सप्लाई में, सारी चीजों में। तो डैम बनाना इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। आप बिना वैज्ञानिक शोध के, किसी चीज को समझे बिना आप डैम अगर खींच देते हो और नदी का बहना रोक देते हो, भाई वहां पे तो एक ईल नदी है जिसमें 7-8 डैम रिमूव कर दिए गए। यूरोप में रीवाइल्डिंग यूरोप करके कैंपेन चल रहा है, जिसमें ईस्टर्न यूरोप में भी वो डैम्स रिमूव कर रहे हैं। तो एक बात तो ये मतलब बड़ी स्वाभाविक रूप से हम सभी को समझ में आना चाहिए, और सभी को समझ में आने के साथ साथ मेरे ख्याल से हमारे पॉलिसी मेकर्स और सरकार में जो लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि नदी के साथ छेड़छाड़ करना बिना वैज्ञानिक शोध के बहुत बड़ा अपराध भी है और बेवकूफ़ी भी है। अच्छा प्रथमेश जी, जिस बात का अभी हम जिक्र कर रहे थे कि लंदन की थेम्स से एग्जाम्पल लेना चाहिए हमें। बिल्कुल, वहाँ पर उसकी हालत भी हमारी नदियों से बहुत बुरी थी। गंगा से और यमुना से बहुत बुरी हालत थी, जैसा कि पढ़ा और सुना है, और आज उसका पानी पीने लायक है हर जगह। तो हम इसका, नदियों के प्रदूषित होने वाली बात जहाँ तक है, चाहे नालों से हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो, उसको हमको ओरिजिन पे ही ट्रीट करना चाहिए। घरों से निकलने वाला पानी साफ निकलना चाहिए, इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी साफ निकलना चाहिए, वहीं पे ट्रीटमेंट हो। घर में, हर घर में ट्रीटमेंट प्लांट हो, हर इंडस्ट्री में प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट हो। जो पानी नदी में पहुंचे वो साफ पानी पहुंचे। पानी नदी में ही पहुंचेगा क्योंकि ढाल वहीं पर है। या तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, वो बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट सक्सेस नहीं होते हैं, होते भी हैं, कुछ तो किया जाए, वो भी किया जाए, पर सोर्स पे हमको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी पानी हम नदियों का साफ रख सकते हैं।
प्रथमेश जी, मैं एक सवाल है हसदेव पर फिर आता हूँ। जंगल कट रहे हैं, आदिवासी डटे हुए हैं, क्या लगता है रुक पाएगा या कुछ बच पाएगा? बिल्कुल। और अभी पिछले 10 साल से जो हसदेव के आदिवासी 2012 से एक खदान जो खुल गई, उसके बाद जो डटे हुए हैं, अगली खदान को खुलने नहीं दिए, तो उसका कारण यही है कि उनका आंदोलन है। उसी आंदोलन के कारण अगली खदान नहीं खोल पाई सरकार। तो जनता लड़ती रहेगी, उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, तो सरकारें खदान नहीं खोल पाएंगी। हमारे पिछले मिनिस्टर जो थे टी.एस. सिंहदेव, उनको बयान देना पड़ा कि अगली एक भी डगाल कटी तो मैं गोली खाने की के लिए उन्होंने तैयार बात हूं कर। मैं। तो ये है, ये जनता का दबाव है जो काम आता है, और बिल्कुल काम आएगा। और अभी सक्सेस उसी की है कि अभी अगली खदान सिर्फ इसीलिए नहीं खुद पाई, थोड़े थोड़े में उन लोग कहीं 43 हेक्टेयर और फिर अभी 93 हेक्टेयर की एक्सटेंशन में कटाई की है, पर नया खदान जो इसकी परमिशन मिली हुई है परसा कोल ब्लॉक की, वो खदान सिर्फ इसलिए नहीं खुल पा रही है कि आदिवासियों का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, देखिए इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है प्रथमेश जी, और सरकारों का भी कहीं ना कहीं ध्यान होना चाहिए, लोगों को भी और जागरूकता मुझे लगता है इस क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी पर्यावरण को हम संरक्षित रख सकेंगे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और अब बहुत महत्वपूर्ण बातें युवा पीढ़ी के लिए, मौजूदा सरकार के लिए की। आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।